प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं डॉक्टर मंगला शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ बिहारी लाल छाबड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज नौगढ़ आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आदिकालीन वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। चारण एवं भाट कवियों की वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। इस काल के साहित्य का प्रमुख केंद्र राजस्थान रहा है। इस राजाश्रित युग में खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो आदि अनेक रासो ग्रंथों की रचना हुई है। ये सभी रचनाएं अपने प्रामाणिक रूप में उपलब्ध नहीं, फिर भी तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय करवाने में ये रचनाएं अवश्य ही सहायक हैं। पहली विशेषता है ऐतिहासिक काव्य। इस काल में ऐतिहासिक पुरुषों से संबंध काव्य तो मिलते हैं, लेकिन उनमें तत्संबंधी तथ्यों का नितांत अभाव है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम भर दिया है। शैली उनकी वह पुरानी रही जिसमें काव्य निर्माण की और अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम, कल्पना विलास का अधिक मान था, तथ्य निरूपण का कम। इन काव्य में संभावनाओं पर बल देकर घटनाएं बनाई गई हैं। आगे है प्रामाणिकता का अभाव। ऐतिहासिकता के अभाव के कारण ये काव्य प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते। इन काव्यों में प्रक्षिप्त अंश भी अधिक हैं। उदाहरण के लिए विसलदेव रासो का कवि अपने को विसलदेव का समकालीन मानता है, फिर भी घटनाओं में के तिथि क्रम में भिन्नता है। यही बात पृथ्वीराज रासो के विषय में भी कही जा सकती है। आगे है राजाओं का यशोगान। इन रासो ग्रंथों में नायक की धर्मवीरता, युद्ध कौशल और ऐश्वर्य आदि का वर्णन ओजस्वी भाषा में किया गया है। इन कवियों की दृष्टि अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता तथा उसके प्रतिपक्षी राजा की हीनता के वर्णन में रमती थी। आगे है युद्धों का विस्तृत वर्णन। रासो ग्रंथों में युद्धों का विस्तृत वर्णन है। आला खंड में आला और उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो के युद्धों में पृथ्वीराज, जयचंद, गौरी आदि की युद्ध अवलोकनीय हैं। चंद केवल कवि न थे, पृथ्वीराज के सामंत भी थे, इसलिए उनके पृथ्वीराज रासों में युद्धों का वर्णन अत्यंत मूर्तिमान रूप में हुआ है। केवल चंद ही नहीं, सभी चारण एवं भाट कवियों का युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव है, क्योंकि वे केवल कलम के धनी नहीं थे, बल्कि तलवार के भी धनी थे। साथ ही वह समय भीतरी कलह और बाहरी आक्रमणों का था, अतः अपने आशारदातों को युद्धों के लिए प्रोत्साहन देना कवियों का परम कर्तव्य था। चारण कवियों के युद्ध वर्णन अपने परवर्ती तथा पूर्ववर्ती कवियों की अपेक्षा अधिक सुंदर बन पड़े हैं। उनमें संस्कृत कवियों की भांति केवल सैन्य वैभव का ही नहीं, बल्कि युद्ध समय में योद्धाओं की उमंगों, उनकी मनोदशाओं और क्रियाकलापों का चित्रण है। आगे है वस्तु वर्णन। चारण कवियों का ध्यान कथा विलास की ओर बहुत कम गया है। अनेक प्रकार के वर्णों में ही उनकी रुचि लक्षित होती है। उनके ग्रंथों में रणसज्जा, युद्ध, शत्रु विजय, विवाह, नक्षिक सौंदर्य, जलकेली, आखेट, ऋतुओं के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। कहीं कहीं परिगणन शैली को अपनाया गया है। आगे है रस। रासो काव्यों में विविध रसों के होते हुए भी वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। वीर रस का तो अपूर्व परिपाक है। उस युग में अबाल वृद्ध सभी में युद्ध के लिए अदम्य उत्साह था। वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार राजपूतों का आदर्श था।
राजपूत यहाँ अपने गौरव की रक्षा के लिए अपनी वीरता का परिचय देने में नहीं चूकते थे, वहाँ सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए भी उत्सुक रहते थे। वीर काव्य में वर्णित युद्धों का कारण कोई न कोई राजकुमारी होती थी, इसलिए उनमें श्रृंगार रस का आना स्वाभाविक था। श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग में से संयोग का वर्णन अधिक है। संयोग श्रृंगार में रूप सौंदर्य, वय संधि, नक्षिक सौंदर्य देखने को मिलता है। पद्मावती की वय संधि का चित्रण पृथ्वीराज रासों में सुंदर बन पड़ा है। विशलदेव रासों में संयोग और वियोग के उदाहरण पर्याप्त हैं। इस प्रकार चारण काव्यों में श्रृंगार और वीर रस को इकट्ठे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो राजपूतों का लक्ष्य जीविते लभते लक्ष्मी मृते चापी सुरंगानम। इन दो प्रमुख रसों के अतिरिक्त रौद्र भयानक अद्भुत रस का भी इन रचनाओं में समावेश है। आगे है डिंगल और पिंगल। इन कवियों ने डिंगल पिंगल भाषाओं में रचनाएं की। उन दिनों ये राजस्थान की साहित्यिक भाषाएं थी। इसके अतिरिक्त शट भाषा पुराणम चकुरानम के अनुसार उस समय संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, पंजाबी और ब्रज आदि का भी प्रभाव पर्याप्त था। रासो काव्यों में भाषा की शुद्धता तथा व्याकरण विषयक व्यवस्था का अभाव है। पृथ्वीराज रासो के विषय में शुक्ल जी लिखते हैं, भाषा की दृष्टि से यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उनमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। छंदों में अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी भरमार है कि जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत शब्दों की नकल की हो। आगे छंद वैविध्य। छंदों का जितना विविध मुखी प्रयोग इस साहित्य में हुआ है, उतना इससे पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, आर्य, रोला, छप्पे आदि छंदों की भरमार है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत के अनुसार वैसे तो हर तलवार की झनकार में चंद, तोटक, तोमर, पदरी और नाराज पर उतर आते हैं, पर जमकर वे छप्पे और दोहा में लिखते हैं। आगे है अलंकार। रासो काव्य में अलंकारों का भी सफल प्रयोग हुआ है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार का चमत्कार उनमें देखने को मिलता है। इन काव्यों में अलंकार पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से आए हैं। वीरगाथाकालीन रासो काव्यों का ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों दृष्टियों से निजी महत्व है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी ये साहित्य अत्यंत उपयोगी है। कल्पना के अतिरेक में भी इन रचनाओं में ऐतिहासिक महत्व है। व्याभू श्याम सुंदर दास इस युग के साहित्य के विषय में लिखते हैं, इस काल के कवियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि उनके सामने पीछे के कवियों को अनुप्रास गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती हैं। वीर भावों से भरी हिंदी के आदि युग की ये कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी समता नहीं रखती।